तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखे तुम्हें जमी देखे आसमां। नमस्कार, मैं जनभक्त श्री ओम गौतम। बड़े दुख की बात है कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे दयालु व्यक्ति और सबसे ज्यादा एक मोटिवेशनल जो व्यक्तित्व आप उनको कह सकते हैं, हम सबके प्यारे रतन टाटा जी का निधन हो गया है। रतन टाटा जी, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था और रात में उनका निधन हो गया। उनके बारे में तमाम किस्से हैं, वो किस तरीके के व्यक्ति थे ये सब लोग जानते हैं। वो एक बहुत ज्यादा दयालु व्यक्ति थे, दयावान थे, और आप उनके बड़प्पन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में वो 10 लाख लोगों को रोजगार देते थे। भारत सरकार के बाद अगर किसी व्यक्ति ने भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया था तो वो टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी का ही योगदान था। उनकी कई दर्जनों कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 35 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, जिसमें 66% हिस्सेदारी उनकी है। और उस 66% हिस्सेदारी के साथ उनका एक नियम था कि उनकी कंपनियों से सालाना जो डिविडेंड आएगा उसका 66% जन कल्याण के कामों में खर्च किया जाएगा। ऐसे थे रतन टाटा। उनके जीवन की अगर बात की जाए तो विदेशों में उन्होंने पढ़ाई की और 1962 में वो टाटा सन्स में एक कर्मचारी के रूप में ट्रेनिंग लेने के लिए भर्ती हुए। 1962 से लेके 1974 तक उन्होंने विभिन्न स्तरों पर काम किया। 81 में जाकर वो टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बनाए गए और 1991 में जब जेआरडी टाटा ने 50 साल तक टाटा सन्स टाटा ग्रुप को चलाने के बाद अपनी कमान छोड़ी तो उन्होंने अपने पोते नवल रतन टाटा को ये कमान सौंपी और उसके बाद वो टाटा सन्स के चेयरमैन बन गए। इस जिम्मेदारी को उन्होंने 2012 तक, जब तक उनकी उम्र 75 साल हो गई, तब तक निभाया। और उसके बाद में साइरस मिस्त्री को, जो 44 साल के थे, उन्होंने टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया। लेकिन बाद में तमाम विवादों के चलते 2016 में साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया। उसके बाद टाटा को फिर से चेयरमैन बनाया गया। लेकिन उन्होंने नए चेयरमैन का जैसे ही चयन हुआ, एन चंद्रशेखरन अभी टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, जो कि टाटा फैमिली से नहीं आते हैं। वो वर्तमान में चेयरमैन है और सर्वे सर्वा अगर देखा जाए तो टाटा ही थे। उनके बारे में जो किस्से हैं, कहानियां हैं, वो सबको पता है। किस तरीके से वो लोगों की मदद करते थे, किस तरीके से जमीनी आदमी थे। जब वो किसी समारोह में जाते थे तो अपने को अगर कोई सहारा देने की बात करता था तो वो कहते थे कि नहीं, अभी मैं जवान हूं, और वो खुद चलकर वहां जाया करते थे। वो ज्यादातर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, प्रोग्राम्स में जाते थे। युवाओं के साथ अपने अनुभव शेयर करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो कहा करते थे, उन्हें संगीत का बड़ा शौक था। वो ये कहा करते थे कि मैं चाहता हूं कि मैं भी खुद पियानो बजाऊं, संगीत, फिल्मी गाने सुना करते थे। और एडवेंचरस इतने थे कि वो भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने F-16 जो अमेरिका का लड़ाकू विमान है उसको को पायलट के तौर पर 50 मिनट तक उड़ाने का उनके पास अनुभव था। तमाम जो नेता लोग हैं वो बताते हैं, तमाम और लोग बताते हैं कि वो कहीं भी अपनी गाड़ी खुद चलाकर चले जाया करते थे। एक बार वो किसी मीटिंग में जा रहे थे गाड़ी से, उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो उन्होंने पंचर लगाने वाले की मदद के लिए खुद पहुंच गए, क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था। इस तरीके के जमीनी व्यक्ति थे, इस तरीके के वास्तविक भारतीय सनातनी इंसान थे। हालांकि वो पारसी थे पर वो पूरी तरह से भारतीय थे। पारसी लोग भारत में आने के बाद भारतीय हो गए, वो भूल गए कि वो भारत से आए थे। उनके बारे में तमाम कहानियां हैं। अगर बात की जाए तो 2008 में उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की थी। उसकी वजह ये थी कि एक बार वो बारिश में उन्होंने एक परिवार को स्कूटर पर जाते हुए भीगते हुए देखा था। पति, पत्नी और 2 बच्चे थे। तभी उनके अंदर आइडिया आया कि क्यों ना इन लोगों के लिए एक सस्ती सी कार बनाई जाए। उससे पहले 1998 में उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। हालांकि ये कार घाटे में चलने लगी और 1999 में वो इसको बेचने के लिए
फोर्ड से बातचीत भी करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तब फोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि जब आपको अनुभव ही नहीं है तो आपने पैसेंजर कार बनाई क्यों। इस बात से उनको बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने अपनी जो कार प्रोडक्शन यूनिट को बेचने का जो विचार था उसको त्याग दिया। साल आया 2008 का। 2008 में जब आर्थिक मंदी चारों तरफ छाई हुई थी, तब फोर्ड से उन्होंने उसके दो बड़े जो ब्रांड थे, लैंड रोवर और जगुआर, उसकी बड़ी डील की, $2.3 बिलियन की। आज की डेट में अगर इस कीमत को देखा जाए तो ये 19,000 करोड़ रुपए बैठता है। उस समय के रेट के हिसाब से ये करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए की डील थी। इस तरीके से उन्होंने इन दो ब्रांड को लेकर इनमें मुनाफे में चलाया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो पैसेंजर कार बनाने में भी महारत हासिल कर सकते हैं। रतन टाटा का एक बहुत बड़ा उनका मूल मंत्र था, जो अक्सर वो सबको बताया करते थे। वो कहते थे कि आज की इस जोखिम भरी दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम न उठाना। वो कहते थे कि मैं सही निर्णय करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं जो निर्णय लेता हूं उनको सही साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता हूं। और यही वास्तव में जिंदगी का मूल मंत्र है। आप जब भी कोई निर्णय लेते हैं, आपको नहीं पता कि वो सही साबित होगा या गलत साबित होगा, लेकिन अगर आपने एक बार निर्णय कर लिया तो आपको अपनी पूरा जो कौशल है, पूरी बुद्धि है, पूरी सामर्थ्य है, उसको सही साबित करने में लगा देनी चाहिए। यही बात टाटा सिखाया करते थे। टाटा का जो आगे चलकर उन्होंने 2008 में टाटा नैनो लॉन्च की। हालांकि वो गाड़ी लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं की क्योंकि 1 लाख की कीमत में वो बहुत सस्ते दर पर दे रहे थे, तो उस पर तमाम खामियां थी और लोगों को ये था कि बहुत अच्छी कार होनी चाहिए, तो जितना गुड़ आप डालेंगे उतनी ही चलेगी। हालांकि टाटा प्रोजेक्ट पर वो कभी भी उन्हें दुख नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की थी, लोगों को पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं है। बाद में उन्होंने 2020 में इस गाड़ी को बंद कर दिया। टाटा इतने ज्यादा विनम्र थे, इतने ज्यादा सम्मानित थे कि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे सब उनके अपना आदर्श मानते थे, अपने पिता तुल्य देखा करते थे। एक बार की बात है कि नारायण मूर्ति एक फंक्शन में उन्हें पुरस्कार देने के लिए बुलाया गया था। रतन टाटा जी को पुरस्कार दिया जाना था, तो आप समझिए कि उनकी विनम्रता और वो किस लेवल के व्यक्ति थे। जब नारायण मूर्ति पुरस्कार देने के लिए आए, रतन टाटा स्टेज पर आए, तो सबसे पहले नारायण मूर्ति ने उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और इसके बाद उन्होंने बताया कि आप मेरे आदर्श हैं। हाँ, मैं यहाँ पर पुरस्कार देने जरूर आया हूँ, लेकिन ये मेरी औकात नहीं है, ये मेरे स्तर का काम नहीं है कि आप जैसे व्यक्ति को मैं पुरस्कार दे पाऊँ। ये उनकी जो व्यक्तित्व था, उसकी बड़प्पन की जो परिभाषा थी। आज भी जब उनका निधन हुआ, भारत के प्रधानमंत्री ने दुख जताया, भारत की राष्ट्रपति ने दुख जताया, महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने इस पर एक दिन का शोक घोषित किया और सरकार ने आज के लिए सभी सरकारी कामों को निरस्त कर दिया। उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया। इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने इस पर दुख जताया। तो उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में, बीच क्रेंडी हॉस्पिटल में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे पहुंचे थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसी के भी प्रतिद्वंदी नहीं थे, बल्कि सबके प्रेरणा स्रोत थे। वो इतने ज्यादा अच्छे काम किया करते थे कि चुपचाप दान कर देते थे। और व्यक्तित्व के तौर पर अगर आप देखेंगे तो उनके बड़प्पन का, उनकी दयालुता का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि टाटा ग्रुप के जितने भी होटल्स हैं, वहां उन्होंने सख्त निर्देश दे रखे थे कि अगर गली के कुत्ते इस होटल में आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मारकर न भगाया जाए, बल्कि उन्हें खाना उपलब्ध कराया जाए। ये सोच थी रतन टाटा। माता पिता का बचपन में ही तलाक हो गया था। उनकी दादी ने उन्हें पाला था। अमेरिका में पढ़ाई हुई, 4 बार उन्होंने शादी करने की कोशिश की। एक बार तो वो बताते थे कि बिल्कुल शादी होने ही वाली थी, लेकिन तभी दादी का फोन आ गया कि भारत आ जाओ, और उसके बाद 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया। उसकी वजह से वो वापस अमेरिका नहीं जा पाए और जिस लड़की से उनकी शादी होनी थी उसने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद उन्होंने और भी कोशिशें की, लेकिन शादी वो नहीं कर पाए और आजीवन कुंवारे ही रहे।
उसके बावजूद उनका न चरित्र बदला, न चाल बदली, और उन्होंने टाटा सन्स को कहां से कहां पहुंचा दिया कि आज वो कंपनी भारत में 10 लाख लोगों को रोजगार देती है, यानी भारत सरकार के बाद सबसे बड़ी नियोक्ता के तौर पर काम कर रही है। और इसका जो मार्केट कैप है, यानी कि इसके शेयर्स की जो टोटल वैल्यू है वो 35 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 66% टाटा सन्स के ही पास है, जो कि ज्यादातर चैरिटी के काम में अपने मुनाफे को लगाती है। अगर वो अपने पैसे को इस तरीके से दान न करते रहे होते तो वो आज भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के भी अमीरों में सबसे ऊपर रहे होते। लेकिन वो हमेशा इस बात में विश्वास करते थे कि जो हम कमा रहे हैं उस पर केवल हमारा या हमारे परिवार का ही हक नहीं है, बल्कि आसपास के जो भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, जो राष्ट्र है, समाज है, उस सब का उस पर हक बनता है। और इस बात को उन्होंने केवल कहा ही नहीं बल्कि जीकर भी दिखाया। आज आप भी देख रहे होंगे, हम भी जब ये बातें कर रहे हैं तो भावुक है और हमारी आंखें भी नम हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के बारे में जब आप बात करते हैं तो आप सीधे तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। जय हिंद, जय भारत।